नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम जो है आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, एनबीएस, DSSSB, जीआईसी, जीडीसी व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। ठकुरी बाबा ये किसमें जो है संग्रहित है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, स्मृति की रेखाएं में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्मृति की रेखाएं ये क्या है विद्यार्थियों? संस्मरण है। आपको ध्यान में रखना है सभी बातें, ये संस्मरण है। रचना किसकी? महादेव वर्मा की। भक्तिन, चीनी फेरीवाला, जंग बहादुर, मुन्नी, ठकुरी बाबा, डिबिया, गुंगिया का स्मरण किया है। चीनी फेरी वाला वस्त्र विक्रेता है। क्या है चीनी फेरी वाला? ये जो है वस्त्र विक्रेता है। बद्री केदार यात्रा के दौरान दो कुली बंधुओं जंग बहादुर और धन सिंह का भी जिक्र है इसमें। मुन्नू की माई निर्धन गृहवधू है। डिबिया धोबिन, गुंगिया का जिक्र मोक्ष ममतामयी माँ के रूप में किया गया है। फिर अतीत के चलचित्र स्मृति यानी अतीत के चलचित्र रेखा चित्र में संग्रहित रामा, बाल विधवा, बिंदा, साबिया, बिट्टू, विधवा माता, घीसा, वैश्या की सती पुत्री, स्वाभिमानी स्त्री की गाथा, अलोपी दीन, बदलू, कुम्हार और उसकी पत्नी रधिया, लक्ष्मा पहाड़ी, ये सब जो है अतीत के चलचित्र में संग्रहित है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास, कालिदास, कबीरदास, भवभूति। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, व्यास के बाद में। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, जो कि जो है बंगला लेखक शरत चंद्र की ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। फिर है आवारा मसीहा, इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1974 में। लिखने में लगा समय कितना है? 14 वर्ष। ये यूपी हायर में पूछा गया प्रश्न है। और आवारा मसीहा ये 3 पर्वों में विभाजित है। कितने? 3 पर्व हैं इसमें। प्रथम पर्व है दिशाहारा, दूसरा पर्व है दिशा की खोज, तीसरे पर्व का नाम है दिशांत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। ये कथन किसका है? शरत चंद्र, हरबंस राय बच्चन, तुलसी राम, राहुल सांकृत्यायन। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। तो ये कथन किसका है? आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि तुलसी राम जी का कथन है। किसका है? तुलसी राम जी का। और दलित चिंतक तुलसी राम की आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया। इसका प्रकाशन 2010 में हुआ है। तुलसी राम का कथन है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 2 शीर्षकों में लिखा है। पहले भाग का नाम मुर्दहिया है और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका है। ये दोनों पूछे गए हैं। फिर है मुर्दहिया आत्मकथा से संबंधित अन्य बातें। भूमिका में मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर यानी आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। इसके अनुक्रम कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
तो इसका अनुक्रम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। ये इसके अनुक्रम है आत्मकथा के। फिर अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि से संबंधित कौन से कथन मिलते हैं, यानी सही कथनों पे हम लोगों को विचार करना है। सबसे पहले नागरी लिपि से नागरी का नामकरण नहीं हुआ है, ये गलत बात है। अगला है देवनागरी वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, ये बात बिल्कुल सही है। देवनागरी वर्णमाला का क्रम कैसा है, वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसको जो है देवनागरी कहा गया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कथन है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम जो है नागरी पड़ा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण इनका नाम नागरी पड़ा है। फिर है देवनागरी लिपि आक्षरिक नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका इसमें जो सही जवाब माना जाएगा वो कौन सा होगा, विकल्प सी। बी, सी और डी ये तीन बातें सही हैं इस प्रश्न के सापेक्ष। देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित है, भारतीय लिपि है। किससे विकसित हुई, ब्राह्मी लिपि से विकसित है। वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। फिर अगली बातें, यह लिपि कैसी है, आक्षरिक लिपि है। कैसी है, यह आक्षरिक लिपि है। दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी कहते हैं। इसके प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्राएं हैं। इसमें लेखन बाएं से दाएं होता है। ये सभी प्रश्न जो है एक एक करके पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। देखते हैं हम लोग कौन से सही है। सबसे पहले है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास के द्वारा कही गई पंक्ति है, ये बिल्कुल सही है। फिर अगला क्या है, कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों को लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित बातें कही हैं। फिर अगला है जम्बनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ है, गलत बात है। अगला है अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है, ये भी गलत है। दादू जी की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से रज्जब ने संकलित किया, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी और ई ये तीन बातें आपकी सही हैं। ए बी किसमें है, विकल्प डी में, यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगली बातें, जम्बनाथ का जन्म जोधपुर राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ। इन्होंने बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। किसने, जम्बनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। अलख दरीबा का संबंध जो है दादू पंथ से है और दादू पंथी सत्संग स्थल जो सांभर राजस्थान में स्थित है उसे ही अलख दरीबा कहा जाता है। फिर दादू के शिष्य कौन कौन से हैं, रज्जब, गरीबदास, सुंदरदास, बखना, जनगोपाल आदि। दादू को राजस्थान का प्रथम संत माना जाता है और राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। किसको, दादू को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। फिर है अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है, तो ये बात सही है। मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान है इसमें दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया, बिल्कुल सही है। फिर है रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के प्रदेशों का चित्रण है, ये भी सही है। रघुवंश का यात्रा वृत्तांत हरी घाटी है, इसमें रांची हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र का प्रदेश का चित्रण किया गया है, यानी ये भी सही है। फिर अगला है गगन गिलकृत अवाक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण किया गया है, ये गलत है। अगला है यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक की रचना की, ये भी गलत है। फिर है निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी में आइसलैंड का चित्रण किया गया, ये बिल्कुल सही है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी में आइसलैंड का चित्रण किया गया है। तो आपका सही कूट कौन सा है, विकल्प सी माना जाएगा, यानी ए बी ई तीन बातें सही हैं। फिर हम लोग देखते हैं
घुमक्कड़ शास्त्र ये जो है राहुल सांकृत्यायन ने लिखा यात्रा वृत्तांत है। यात्री उपनाम नागार्जुन जी का है। और गगन गिलकृत जो अवाक यात्रा वृत्तांत है उसमें कैलाश मानसरोवर का चित्रण किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न है, नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ है, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन नाम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ है, जिसका परिवर्धित नया नाम है लौटता हुआ दिन। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। तो ये भी क्या है, बात सही है। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा नाटक में किया गया है। उसके बाद में फिर है, प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रसाद का ध्रुवसाम्नी और भुवनेश्वर का प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष प्रकाशित हुए हैं। तो ये जो है सही है। यानी क्या है, प्रसाद का नाटक ध्रुवसाम्नी और भुवनेश्वर का प्रतिभा का विवाह ये एक ही वर्ष प्रकाशित हुए हैं। अगला है, भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता, कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार है। ये बात गलत है। तो आपका सही कौन सा है? ए, बी और डी, तीन बातें सही हैं। और ए, बी, डी किस में है? आपका विकल्प बी में। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक ध्रुवसाम्नी है। कौन सा है? ध्रुवसाम्नी। प्रसाद के नाटकों में प्रेम संबंधी मान्यताओं का तिरस्कार नहीं बल्कि क्या है, स्वीकारोक्त मिलती है देखने को। फिर अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हम सभी लोग। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी रिपोर्ताज है, तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। फिर अगला है, इस रचना का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ है रिपोर्ताज का। तो ये बात गलत है। अगला है, एलिया एहेनबुर्ग ने रिपोर्ताज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन है, रिपोर्ताज में हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपा अब 1938 से आरंभ हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ताज लेखन की परंपरा की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान द्वारा होती। उनकी रचना का नाम लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अगली बात है, बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा बंग समाचार के लिए लिखित रिपोर्ताज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। ये बात गलत है। तो आपका सही कौन सा है? ए, सी और डी, तीन बातें सही हैं। देखते हैं ए, सी, डी किस में है? विकल्प बी में आपका सही जवाब है। फिर अगला है, रिपोर्ताज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसे रिपोर्ट या रपट भी कहा जाता है। रांगे राघव के तूफानों के बीच शीर्षक से रिपोर्ताज लिखा है, जो कि बंगाल के अकाल पर केंद्रित है, और ये रचना रिपोर्ताज का संग्रह मानी जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। देखते हैं हम लोग सही क्या है इसमें। सबसे पहले क्या है, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एलन टेट ने किया। ये बात गलत है। अगला है, एलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता है, वर्तमान भी प्रभावित करता है। ये बात जो है बिल्कुल आपकी सही है। अगला है, एलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलंबियों, बिंबों के ग्रहण संचयन के निमित्त आधान पात्र की भांति। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर कथानक का महत्व स्थापित किया है। ये बात गलत है। तो आपका इसमें सही जवाब कौन सा होगा? ए, सी और डी, तीन बातें सही हैं। किसमें है? विकल्प ए में। यही आपका उत्तर है, कूट के रूप में सही जवाब।
आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। नई समीक्षा से संबंधित बातें, ये 20वीं सदी का आलोचनात्मक जो है ये आंदोलन आता है। इसे रूपात्मक समीक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपात्मक समीक्षा। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पिनगार ने किया और जॉन क्रोरैनसम ने इसे आलोचनात्मक संदर्भ में आगे बढ़ाया है। अधिकांश विद्वान टी.एस. एलियट को नई समीक्षा का प्रतिपादक मानते हैं। किसको? टी.एस. एलियट को प्रतिपादक मानते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कविता के स्थान पर कथानक के स्थान को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, बिंब और प्रतीक पर आधारित है। आपको देखना है सही बातें कौन सी इस प्रश्न में है। तो सबसे पहले है, बिंब केवल संकेत करता है जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष, संवेद्य और ग्राह्य बनाता है। ये क्या है? गलत है। फिर अगला है, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। ये बात जो है आपकी सही है। फिर अगला है, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहा है। ये बात ठीक है। अगला है, विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। अगला है, प्रतीक द्वारा सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ये भी सही है। तो आपका BCE, इसमें 3 बातें सही हैं। और BCE किस में है? विकल्प बी में आपका उत्तर है। फिर बिंब किसी अमूर्त विचार या भाव को शब्दों के द्वारा मूर्तता प्रदान करने और चित्रबद्ध करने का विधान है। पाश्चात्य साहित्य में बिंबवाद का आरंभ T.E. ह्यूम और S. फ्लिंट ने पोएटिक स्टेटिक्स के विरुद्ध किया था। प्रतीकवाद में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविता और अन्य कलाओं में फ्रांसीसी, रूसी, बेल्जियम मूल का काव्य आंदोलन है। फ्रांसीसी प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता कौन है? वादलेयर जी माने जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई है। अगला कथन है, इंग्लैंड के इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथा सार नाम से प्रकाशित हुआ है। ये सही नहीं। अगला है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। ये भी सही है। फिर है, विलियम केरे अन्य पदाधिकारियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। गलत बात है। अगला है, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया है। ये भी बात सही है। तो आपका इसमें जवाब कौन सा माना जाएगा? विकल्प सी, कूट ACE। 3 बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में नौकरी कर रहे ICS अधिकारियों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराना था। मेजर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया। किसने? मेजर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंदेवर, गंगा प्रसाद शुक्ल, खयाली राम इस कॉलेज के भाषा मुंशी प्राध्यापक रहे समय समय पर। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? आपको बताना है कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। तो इसमें धन्य में पिता निरर्थक था, ये कवि ने कहा है। और शुचिते का प्रयोग किया है और गीते का प्रयोग किया है। यानी A, C और E, ये 3 बातें सही हैं। ACE किस में है? आपके विकल्प बी में। और यही आपका कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। धन्य, शुचिते और गीते 3 बातें आती हैं। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित ये लंबी कविता है। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। इस कविता को निराला जी अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखते हैं। और सरोज स्मृति
कविता में कवि ने सरोज के लिए जो संबोधन प्रयुक्त किए हैं, धन्य में पिता निरर्थक था, सुचिते पहना कर चीन अंशुक रख न सका तुझे, गीते मेरी तज रूप नाम, ये सब संबोधन आए हैं सरोज के लिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से उपशीर्षक कौन कौन से हैं? आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना उपशीर्षक कौन से हैं। तो कृषि और कृषक ये उपशीर्षक है, शिक्षा की अवस्था है और दुर्भिक्ष है, यानी बी, सी और ई, ये आपके कूट सही होंगे। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष। तो आपका इसमें उत्तर सही कौन सा होगा? कूट विकल्प सी माना जाएगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ है। इसे निबंध काव्य भी कहा जाता है और प्रेरित होकर इससे महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को। फिर हम लोग देखते हैं भारत भारती रचना के वर्तमान खंड के उपशीर्षक कौन कौन से हैं? वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य। फिर है दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियाँ, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे। फिर है मंदिर, महंत, साधु, संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान और समाज। भारत भारती जो रचना है ये 3 खंडों में विभक्त है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा गया कई बार है। फिर अतीत खंड के उपशीर्षक हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, कला कौशल, हमारी कवि वीरता, महाभारत, बौद्ध काल, हिंदू धर्म और मुसलमानों का प्रवेश, आत्माभिमान, ब्रिटिश राज्य, हमारी दशा। फिर भविष्यत खंड के उपशीर्षक हैं उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना और विनय। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का चित्रण इसमें किया गया है? आपके सामने है, विकल्प आपको बताना है। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें अल गजाली का उल्लेख है, इब्ने सिन्ना का उल्लेख है, अल बरूनी का उल्लेख है, यानी सी, डी और ई, ये 3 हैं। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, 3 व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। तो आपका जवाब जो होगा कूट के रूप में वो विकल्प डी माना जाएगा। भूल गलती ये कविता किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। सब खामोश, मनसबदार, शायर सूफ़ी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिलह, सिपह सालार और सब सरदार खामोश, ये सब आते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। बताना है आप सभी लोगों को इसमें मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तो आपका जो है अब्दुल्ला बेग है, इसमें मोहिनी बाई है और मेघा भगत है, यानी बी, सी, डी 3 लोग हैं। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत, ये 3 पात्र हैं मानस का हंस उपन्यास के। और आपका सही जवाब कौन सा होगा कूट के रूप में? वो विकल्प ए माना जाएगा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित है ये उपन्यास मानस का हंस। तुलसी राम बोला, मुनिया, पार्वती अम्मा, बाबा नरहरदास, शेषनातर, रत्नावली, राजा भगत, मेघा भगत, टोडरमल, गंगाराम, कैलाश, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, ये सब जो है इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। फिर मानस का हंस उपन्यास कथानक का श्री गणेश सारे देश में मुसलमानों द्वारा मचाई जा रही लूट आतंक के प्रतीक विक्रमपुर नामक गांव से होता है। कहाँ से? विक्रमपुर गांव से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गांव से प्रश्न जरूर आजकल खूब पूछा जा रहा है। तो मानस का हंस उपन्यास में कौन सा गांव है? विक्रमपुर गांव है। और गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास। किसके? तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने 1971 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से इस उपन्यास को लिखना आरंभ किया था और 1972 में ये आगे चल कर के प्रकाशित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को
हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने साथी मित्रों, दोस्तों, घर परिवार सभी लोगों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं और हम आप लोगों को मिलेंगे पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।